हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में। तो चलते हैं हम लोग। अब तक हम लोग क्लास 7 तक कर चुके हैं और आगे हम लोग चलने वाले हैं क्या, क्लास 8। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। इसमें टीचिंग एड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर आधारित शिक्षण, मुक्त लर्निंग या मिश्रित अधिगम, ठीक है, ओपन लर्निंग या ब्लेंडेड लर्निंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो एक एक टॉपिक से हम लोग इसको कवर करते हैं। तो पहला हमारा है कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग जो होती है वो शिक्षण का संबंध इसके उपयोग के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया के में सूचना के प्रवाह से है। ठीक ना, इसकी जो सूचनाएं होती हैं उनके प्रवाह से होती है। कंप्यूटर से आप जानते हैं, ठीक है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, चाहे वो आपका मेडिकल हो या शिक्षण हो, हर क्षेत्र में क्या है, इसका योगदान रहा है। तो चलते हैं हम लोग। ये इसी तरह से शिक्षण में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैं कह दूं, कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना से अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्रदान करने एवं छात्र की आवश्यकता के अनुसार प्रतिपुष्टि देने की क्षमता होती है। यानी हम क्या करते हैं, वीडियो टेप की सहायता से पुस्तक पुस्तक जो कंप्यूटर में जो पुस्तक होती हैं उनको हम लोग डाउनलोड करके हम छात्र को क्या कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार क्या उसको फीडबैक देने में क्या होती है, क्षमता को बताता है। तो कंप्यूटर के बारे में आप लोग जानते ही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप जो फ़ोन चला रहे हैं वो भी एक कंप्यूटर ही है, जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, या लैपटॉप हो गया, जो जितनी भी डिवाइसेज हैं सब कंप्यूटर में आ जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। परस्पर संवादात्मक वीडियो, इंटरेक्टिव वीडियो जिसको बोलते हैं, या वीडियो कॉलिंग के थ्रू पढ़ाना। ठीक है, जैसे जूम मीटिंग हो गई, ठीक है, और गूगल मीट हो गया। तो इस तरह से जितने भी होते हैं ये इंटरेक्टिव वीडियो होते हैं। परस्पर संवादात्मक वीडियो जिसको इंटरेक्टिव वीडियो बोलते हैं। शिक्षण की इस विधि को संज्ञानात्मक, जो कि क्या होता है, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक उद्देश्य के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यह विधि शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रम रहित ढंग से उपलब्ध करने में सहायता होती है, जिससे शिक्षार्थी अपने कार्य के परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यानी इंटरेक्टिव वीडियो में क्या होता है, तुरंत सडनली क्या होता है, आपको प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिल जाता है। आगे चलते हैं। इंटरेक्टिव वीडियो का सार वीडियो के अनुकरण के अनुभव के साथ साथ ही है ना, वीडियो का जो अनुकरण है उसका अनुभव के साथ साथ क्या वास्तविक छवियां जो होती हैं उनके रूप में भी अधिक संख्या में वीडियो प्रस्तुतियों से है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे हमारा है परस्पर संवादात्मक के लाभ कौन कौन से होते हैं। इंटरेक्टिव वीडियो दृष्टिकोण व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें क्या होता है, जो निर्णय लेने की कैपेसिटी होती है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। इसके लाभ हैं। दूसरी, इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। इस विधि में काफी समय लगता है और संसाधनों की विशेष आवश्यकता होती है। जैसे इंटरेक्टिव वीडियो में क्या संसाधन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप जब भी इंटरेक्टिव वीडियो से बात करते हैं तो आपको फोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, एक कैमरा होना चाहिए। ठीक है, तो काफी इसमें संसाधन की आवश्यकता होती है। इसकी ये सीमाएं हो जाती हैं। जबकि इसके लाभ क्या है, इसमें निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ओपन लर्निंग क्या होता है। ओपन लर्निंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुक्त अधिगम जो होता है इसमें बहुत ही लचीलापन होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर ओपन लर्निंग की बात करूं तो जैसे कुछ यूनिवर्सिटियां कराती हैं, ओपन यूनिवर्सिटियां हैं, यूपीआरटीयू है, इग्नू है। ठीक है, तमाम ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो ओपन लर्निंग कराती हैं। इसमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए मानवीय संसाधन, सामग्री, उपकरण, आवास और यहाँ तक कि कक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जरूरी नहीं है कि क्लास में आप बैठ के पढ़ेंगे तभी। इसमें क्या होता है ओपन लर्निंग में कि आपको जितने भी मटेरियल, जितने भी संसाधन है आपके घर तक, किताबें जो होती हैं मटेरियल आपको पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, एग्जाम को देते हैं पढ़ करके। ठीक है, इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए या कुछ भी। आप ओपन लर्निंग में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि साल में 2 बार लगभग 2 टाइम्स क्या करती हैं, एडमिशन लेती हैं। जैसे एक दिसंबर सेशन हो गया और एक जून सेशन हो गया, तो 2 टाइम्स इसमें होती हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ। ठीक है, ये होती है सिस्टम। और इसके लाभ क्या हैं। यह विधि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। एक चीज़ और, इसमें क्या होता है, जो भी ओपन लर्निंग ओपन यूनिवर्सिटी से जो भी करता है उसको बहुत लचीलापन मिलता है। जैसे जॉब वाले हो गए, या आप
काम वगैरह करते हैं लेकिन आप क्लास नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप घर से पढ़ाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसकी सीमाएं कौन कौन सी थी? यह विधि भावात्मक यानी इफेक्टिव शिक्षण उद्देश्यों और मनोप्रेरणा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसमें इफेक्टिव जो शिक्षण होता है ना, उनमें नहीं होता, क्योंकि आप टीचर से इंटरेक्ट होते ही नहीं है इसमें। आप स्वयं, आपको पढ़ना होता है, आपको बुक्स दी जाती हैं और आप स्वयं पढ़ते हैं और खुद पढ़ करके आप क्या करते हैं, उसको एग्जाम को देते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है, यानी कोई भावात्मक उद्देश्य नहीं होता इसमें। ठीक है, इस विधि में समय, विशेषज्ञता और संसाधन की आवश्यकता होती है और यह विषय के तेजी से बदलने के स्वरूप के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है, जो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सडनली आपके इसमें सब्जेक्ट में चेंजिंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब आता है सतत अनुकरण यानी सिमुलेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सतत अनुकरण में शायद शिक्षण की प्रविधि कम और प्रशिक्षण की प्रविधि कहना अधिक उचित होगा। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि प्रशिक्षण की प्रविधि कहना बहुत ही उत्तम होगा। अनुकरण जो सतत अनुकरण है, इस प्रविधि में ऐसे कृत्रिम परिस्थितियां पैदा की जाती हैं जो वास्तविक परिस्थितियों से बहुत ही मेल खाती हैं। यानी ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती है जो वास्तविक होती है। ठीक है, उससे बिल्कुल ही हूबहू मिलती जुलती होती है। ठीक है, इसके बाद प्रशिक्षुओं को, शिक्षार्थी को उन परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कृत्रिम स्थितियों में होता है। विधि में मशीनरी, उपकरण आदि अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। होता क्या है इसमें, जैसे पायलट हो गए, इसमें सतत अनुकरण यानी पायलट जब भी होता है किसी दूसरे पायलट को देख करके क्या करता है, वो सीखता है, तो इसको सिमुलेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, यानी देख करके सीखना। ठीक है, बिल्कुल हूबहू उसी तरह से करके, जैसे कोई मशीन सीखना है तो जब तक आपको कोई बताता नहीं है आप नहीं सीख पाते हैं, जैसा वो करता है वैसा आप अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। आगे चलते हैं हम लोग। लेकिन सामान्य व्यय में रूटीन जो होती है कम होती है। इस विधि में सुरक्षा पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे पायलट अगर कोई होता है, चाहे वो किसी पायलट में जैसे ट्रेन का पायलट है, इसमें बहुत ही सुरक्षा को बहुत ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अनुमानी या अन्वेषण विधि क्या होती है, जिसको हेरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। अनुमान या अन्वेषण विधि, अनुमानी या अन्वेषण विधि में एक ही अर्थ होता है। ठीक ना, अनुमानी या अनुमान लगाकर या अन्वेषण विधि, ये दोनों बात एक ही होती है। आगे चलते हैं। अन्वेषण विधि को मुख्यतः जैसे प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि इस विधि में छात्र असहायता प्राप्त प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, यानी जो असहाय होते हैं उनको, जैसे कोई भी चीज है कि आपको जब जरूरत पड़ती है तब आप उसके लिए अग्रसर होते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको नीड हुई है तब तो आप कर रहे हो ना। यानी छात्र जब असहायता प्राप्त करता है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, या तब वो पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, प्रयास करता है, समस्या का समाधान करता है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग की प्रतिपादित किया था, किसको, अनुमानित अन्वेषण विधि को। आगे चलते हैं। चूंकि इस विधि में छात्र में जांच की भावना होती है, विकसित हो जाती है, वे केवल ज्ञान प्राप्त ही नहीं करते बल्कि ज्ञान के आविष्कारक भी बन जाते हैं। ठीक है, उसमें क्योंकि जब आप कोई किसी मुसीबत में फंसते हैं तो उसका क्या करते हैं, इलाज खोजते हैं, या कह सकते हैं कि उसके बारे में आप समझते हैं। ठीक है, जब समझ जाते हैं तो आप एक आविष्कारक के रूप में बन जाते हैं कि इस पर्टिकुलर जो परेशानियां थी इसका मैंने क्या किया, सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, तो इसको हेरिस्टिक मेथड बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब इस विधि में प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, ठीक है, गणित, व्याकरण आदि के बारे में ज्यादा तथ्य प्रदान करना नहीं है, अपितु छात्र को यह सीखना है कैसे इन विषयों को ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है इन चीजों के बारे में। ठीक है, इनका यह नहीं कि प्रदान करना या व्याकरण आदि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। अब इसके लाभ क्या होते हैं, यह विधि स्वयं सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। जब आप स्वयं किसी मुसीबत में फंसते हैं तो आप स्वयं उसका निराकरण ढूंढते हैं। ठीक है, यानी आप ढूंढते हैं कि इस समस्या का हल क्या है, तो इसके ये लाभ होते हैं। अन्वेषण विधि में क्या होता है, इस विधि में सीमा इसकी क्या होती है, सीमा ये होती है कि इस विधि में वास्तविक ज्ञान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वास्तविक जो ज्ञान होते हैं उनमें नहीं, बस हमें होता है कि सॉल्यूशन जल्दी से मिल जाए। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक खोज विधि क्या होती है, जिसको डिस्कवरी मेथड बोलते हैं। अनुमानी विधि से ही मिलती जुलती है एक और विधि है जिसे हम
डिस्कवरी मेथड बोलते हैं। यानी डिस्कवरी में क्या होता है, हम लोग किसी हिस्टोरिक चीज को हम क्या करते हैं, खो डिस्कवर करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल हुई हो, मतलब एक सेम एज आप देख रहे हैं कि उसी की तरह है। इसमें क्या होता है कि इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, जबकि अन्वेषण विधि वैज्ञानिक विषयों एवं वर्तमान से क्या होता है, संबंधित होता है, ठीक है। यानी अन्वेषण विधि जो होता है वो वैज्ञानिक विषयों एवं वर्तमान से संबंधित होता है, जबकि यह प्राचीन घटनाओं से होता है। कौन? ऐतिहासिक, ठीक है, डिस्कवरी मेथड। आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि विभेदित अनुदेश, यानी जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन विभेदित, इसको क्या बोलते हैं, यह गतिशील डायनेमिक एवं सक्रिय विधि होती है। ये क्या होती है? गतिशील एवं डायनेमिक सक्रिय विधि होती है। इस विधि में शिक्षक सिखाने के लिए विभिन्न योजनाओं और तरीकों का उपयोग करते हैं। यह विधि बड़े समूह, लघु समूह और व्यक्तिगत अनुदेशों को संयोजन है, ठीक है। इसमें गुणात्मक पहलुओं की अपेक्षा मात्रात्मक पहलुओं की अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। यह विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को समायोजित करने के लिए कई दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि कई दृष्टिकोण इसमें क्या होती हैं, बुद्धिमत्ताओं को क्या करते हैं, समायोजित करती हैं, और कई दृष्टिकोण इसमें अपनाए जाते हैं। यह विधि छात्र केंद्रित होती है, अर्थात इसमें शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रासंगिक, रोचक और सक्रिय होता है। जबकि उनके पाठ्यक्रम जो होते हैं प्रासंगिक होते हैं और रोचक और सक्रिय होते हैं, लेकिन केंद्रित क्या होता है, छात्र होता है इसमें, ठीक है, छात्र सेंटर्ड होता है। यह शिक्षण का एक संगठित और सुनियोजित तरीका होता है, ठीक है। यह जो शिक्षण है एक संगठित और सुनियोजित तरीका होता है इसका। आगे चलते हैं। मिश्रित अधिगम, जिसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। इसमें क्या होता है, मिश्रित ब्लेंड, इस शब्द का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसका कोई एकल शुद्ध परिभाषा नहीं है। इसकी मिश्रित जो ब्लेंडेड लर्निंग है उसकी कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है, शुद्ध परिभाषा नहीं है। मिश्रित अधिगम का मतलब होता है, जैसे मिश्रित का मतलब हो गया मिश्रण, आप समझ सकते हैं कि जिसमें क्या हो, आप किताबों से भी पढ़ लें, ठीक है, कंप्यूटर से भी पढ़ लें, और कोई लेक्चर दे रहा तो उससे भी पढ़ लें। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये मिश्रित हो जाता है, ठीक है, यानी मिश्रण है। मिश्रित अधिगम ऑनलाइन शिक्षण को प्रत्यक्ष या परंपरागत आमने सामने के लिए शिक्षण में जोड़ता है इसमें, और यह विभिन्न दृष्टिकोणों को शिक्षा शास्त्र या शिक्षण के संयोजन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे स्वयं पुस्तक है ना, स्वयं पुस्तक सहयोगी या जांच पर आधारित अध्ययन, ठीक है। मिश्रित अधिगम का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि इनके जो तौर तरीके होते हैं ना, संयोजन के अनुभव द्वारा कुशल और प्रभावी शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इनके तौर तरीके और कुशल प्रभावी शिक्षा प्रदान करना होता है। ब्लेंड मतलब मिश्रित, किसी भी तरह से आप शिक्षा प्रदान करें। आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें अब टीचिंग एड्स में कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए। वह सहायक सामग्री कहलाती है, किंतु कह सकते हैं कि अध्यापन के दौरान जो भी पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का उपयोग करता है उसको क्या बोलते हैं, टीचिंग एड्स बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं कि डस्टर, ठीक है, चौक, बोर्ड, ठीक है, किताबें, ये सारे क्या होते हैं, टीचिंग एड्स में होते हैं, जो टीचिंग को पढ़ाने में क्या करते हैं, टीचिंग को टीच करते हैं, तो उसमें ये क्या सहायता करती हैं। वह सहायता सामग्री कहलाती है। किंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री कई नवाचार हुए हैं, जैसे जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं इंटरेक्टिव पैनल आ गए हैं आजकल, जिससे ऑनलाइन टीचिंग होती है। जैसे मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या है, टीचिंग एड्स है। मैं इसका यूज कर रहा हूँ टीचिंग एड्स की तरह कर रहा हूँ, ठीक है, इसका भी यूज कर रहा हूँ, ये भी एक तरह से एड्स ही हो गया। आगे चलते हैं। इन सामग्रियों द्वारा सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है, वरन सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय अपने स्मृति पटल में संयोजित रखता है, ठीक ना। आप अगर टीचिंग एड्स यानी किसी एड से पढ़ाते हैं तो वो चीजें क्या होती हैं, बिल्कुल क्लिक करती हैं आपके माइंड पे, ठीक है। आगे चलते हैं। सहायक सामग्रियों के प्रयोग के समय शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है, परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण सदैव सकारात्मक होता है। आगे चलते हैं हम लोग कि कार्ड्स एवं गुड्स के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया का उद्दीपित किया जा सके, यानी कोई भी ऐसी सामग्री हो जिससे शिक्षा का क्या उद्दीपन हो सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्स बोलते हैं। अथवा श्रवण इंद्रियां संवेदनात्मक द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है, वह शिक्षण सामग्री कहलाती है, ठीक है। सुनने कह सकते हैं संवेदना को, वो क्या होती है आप शिक्षण एड कहलाती है। जैसे शिक्षण सहायक सामग्री प्रकार, टाइप ऑफ टीचिंग एड्स, तकनीकी के
आधार पर, जैसे एक सॉफ्टवेयर, इसमें चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र इत्यादि आते हैं। जैसे मैं भी किस चीज से पढ़ा रहा हूँ, स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ। किससे पढ़ा रहा हूँ? स्लाइड से। ये भी क्या है? एक एड्स ही है, स्लाइड्स, ठीक है, जो स्लाइड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। जैसे हार्डवेयर इसके अंतर्गत जैसे रेडियो, टेलीविजन, रिकॉर्ड प्लेयर, एपिसोड स्कोप, प्रोजेक्टर इत्यादि, ठीक ना। कुछ नहीं तो आप प्रोजेक्टर तो जानते होंगे, ठीक है। एपिड्यूस स्कोप, ये भी प्रोजेक्टर की तरह होता है, ठीक ना। इसको मैं इसका हो सकता है दिखा दूंगा इमेज आप लोगों को। रिकॉर्ड प्लेयर, ठीक ना, या टेलीविजन तो जानते हैं, रेडियो को भी आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी सामग्रियां होती हैं। आगे चलते हैं। श्रव्य साधन। श्रव्य साधन क्या होता है? इसका संबंध कानों से होता है। इन्हें श्रवण कर छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, अमोफोन इत्यादि, ठीक है। आजकल स्मार्टफोन इनमें लगभग सभी श्रव्य साधन का आत्मसात कर लिया है। आजकल देख रहे हैं स्मार्टफोन है, मैं समझता हूं कि जितने भी अधिक से अधिक बच्चे जितने भी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं या हो सकता है कोई भी, वो अधिक से अधिक क्या करता है कि स्मार्टफोन का यूज कर रहा है, ठीक है। इनमें स्वर द्वारा समस्त सूचनाएं प्राप्त की जाती है, यानी स्वर द्वारा। और श्रव्य साधन की विशेष इस बात में है कि श्रोता काल्पनिक शक्ति को भी उद्दीप्त करता है। अब बात आती है रेडियो। रेडियो क्या होता है? यह शिक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान में नवीन यंत्रों के रहते इसके उपयोग में कमी आई है, ठीक ना। अब जैसे अब फोन आ गया है तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? आप छवि को भी देख रहे हैं और ऑडियो को भी सुन रहे हैं। जबकि रेडियो में क्या होता है? आप ऑडियो सुन सकते हैं लेकिन आप छवि को नहीं देख सकते, यानी वीडियो को नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये अब धीरे धीरे कम हो रही है। बहुत कम रेयर केस में लोग अब इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है सन 1936 में आकाशवाणी से पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था। यानी आकाशवाणी से पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था कब? 1936 में। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है। वर्ष 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कलकत्ता में होता है। स्कूल में सबसे पहले प्रसारण कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। इसी वर्ष भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी, ठीक है। वर्ष 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। ये कुछ सन दिए गए हैं, ठीक ना। इसको आप लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, याद करेंगे। टेप रिकॉर्डर, या टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी भी प्रकरण, विषय वस्तु, वार्ता आदि को आवश्यकता के अनुसार कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक ना। टेप रिकॉर्डर, इसका प्रयोग निदात्मक या उपचारात्मक शिक्षण में प्रयोगी सिद्ध होता है। जैसे मैं कह दूं ना, जैसे कुछ लोगों को मान लीजिए कम सुनाई देता है या हो सकता है कि समझ में नहीं आती है, तो टेप रिकॉर्डर होता है जो क्लास को रिकॉर्ड करके वो आप कान में लगा लेते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपका अधिगम होता है, ठीक ना। टेप रिकॉर्डर का ये काम। अब है ग्रामोफोन या लिंगुआ फोन भी इसको बोलते हैं। रेडियो की भांति यह शिक्षण का प्राचीन माध्यम था, ठीक है। चूंकि अब स्मार्टफोन आ गए हैं, ठीक है, लैपटॉप आ गए हैं, ठीक ना, तो ये धीरे धीरे क्या है, इनकी कमी होती जा रही है। आगे चलते हैं हम लोग। दृश्य साधन या वीडियो एड्स। दृश्य, जैसे साधन, दृश्य का अर्थ है देखने योग्य, ठीक ना, यानी जिसको हम लोग देख सकें, ठीक है। इसका अधिगम ये थोड़ा सा है, साधन यानी देखने योग्य। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वे उपकरण हैं जिनमें छात्र देख सकते हैं। इसका संबंध नेत्रों से होता है, यानी आंखों से जो दिखाई देता है। जैसे श्यामपट, चित्र, मानचित्र, मूकवित्र, चित्र, विस्तारक यंत्र आदि दृश्य सामग्री व सहायक सामग्री है जिसमें दृश्य इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। आगे है प्रमुख दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन नीचे किया गया है। जरा नीचे का मतलब हो गया अगली स्लाइड में है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे चार्ट हो गया। चार्ट, जब किसी वस्तु को प्रतिमान या मॉडल उपलब्ध ना हो तो चार्ट, ग्राफ इत्यादि शिक्षण के लिए उपयोगी साबित होता है। जैसे चार्ट का मतलब हो गया, आप किसी चीज को शो करना चाहते हैं, मान लीजिए सन 1947 की बात है या 1950 की बात है, तो चार्ट के माध्यम से आप ग्राफ के माध्यम से उसको शो करते हैं। चार्ट के माध्यम से वांछित पाठ्य वस्तु या सूचना को आकर्षित तरीके से क्या करते हैं? आकर्षक तरीके से छात्रों तक पहुंचाया जाता है। आगे, इससे समय की भी बचत होती है और विद्यार्थी भी इसको बनाने
की प्रक्रिया से कुछ सीखते हैं, ठीक ना। जब चार्ट विद्यार्थी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो जब बनाते हैं तो उनको भी कुछ समझ में आता है। एक चार्ट में एक ही उद्देश्य हो तो अच्छा है, ताकि स्पष्टता बनी रहे। यानी किसी भी चार्ट में ऐसा नहीं है कि आपने गेहूं का चार्ट बना रहे हैं आप, ठीक है, गेहूं का आप चार्ट बना रहे हैं, उसमें अब हल्दी भी जोड़ दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चार्ट में एक ही चीज, ठीक है, होनी चाहिए। आगे चलते हैं। मानचित्र एवं ग्लोब, मैप एंड ग्लोब, ये क्या होता है? ये किसी भी जगह की उचित भौगोलिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, क्षेत्रफल इत्यादि जानने के लिए किया जाता है। यह उपयुक्त स्केल के अनुसार होते हैं। नक्शे सारे संसार की जलवायु, प्राकृतिक और मौसम तथा पर्यावरण आदि के विषय में छात्रों को सरलता से समझने में सफलता मिलती है। जैसे आपने मैप देखा होगा, इंडिया का मैप, ठीक ना, दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक राजनीतिक होता है, ठीक है। तो राजनीतिक में आपको क्या स्टेट दिखाई देंगे, ठीक है, और प्राकृतिक में नदियां, पहाड़, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो मानचित्र होता है। ग्लोब आपको पता है पृथ्वी का सूक्ष्म रूप, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। मानचित्र बनाना और उनके अध्ययन से मानचित्र कला कहा जाता है। मानचित्र सपाट सतह के लिए होते हैं, इसलिए दो आयामी होते हैं, यानी 2D होते हैं, ठीक है। जबकि उसका 3 आयामी लघु रूपांतरण क्या होता है? ग्लोब होता है। यानी आप 3D के रूप में किसको? ग्लोब को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी का ग्लोब, ठीक है। प्रतिमान क्या होता है? मॉडल्स क्या होते हैं? जरा इसको समझ लेते हैं। जब किसी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता है, तब छात्रों को कक्षा में उन वस्तुओं के प्रतिमान या मॉडल दिखाए जाते हैं, ठीक है। मॉडल का मतलब हो गया कि हूबहू उसी की तरह, ठीक है, उसको दिखाना। जैसे मेडिकल में आप देखते हैं कंकाल तंत्र को दिखाना, ठीक है, या स्केटल को दिखाना, मस्तिष्क को दिखाना, ठीक ना, मतलब एक प्लास्टिक के रूप में दिखाना, इसको बोलते हैं प्रतिमान। यह प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं से मिलते हुए होने चाहिए, जिससे कि छात्रों के मन में वस्तु का वास्तविक चित्र खींचे जा सके। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के पौधों, पत्तियों और पुष्पों के प्रतिमान तथा जंतुओं के आंतरिक अंगों के प्रतिमानों का प्रत्यक्ष वस्तुओं की भांति प्रयोग होती है, ठीक है। प्रतिमान का मतलब उसी की तरह, ठीक ना, वैसा ही, ठीक है। आगे चलते हैं। स्लाइड मैंने अभी जस्ट बताई दी आपको, ये जो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्लाइड है। शिक्षण में स्लाइड का उपयोग भी काफी लाभदायक होता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन के रूप में स्लाइड का माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है, ठीक ना। ये भी एक स्लाइड है। माइक्रोस्कोप में भी जबकि स्लाइड है, जैसे माइक्रोस्कोप आप देखते होंगे, जैसे गांव में पहले माइक्रोस्कोप में दिखाया जाता था, चित्रों को दिखाया जाता था, वो एक एक चित्र को दिखाता था, ठीक ना। स्लाइड वो इसी तरह जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। स्लाइड के उपयोग से शिक्षक कठिन, जटिल एवं सूक्ष्म बातों को सरलता से छात्रों तक पहुंचाने में क्या होता है? समर्थ होता है। आगे चलते हैं हम लोग। फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म, ठीक है, इसमें क्या होता है? फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म द्वारा शिक्षा के संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, खोजे तथा अन्य सूचनाओं के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। इनके प्रदर्शन में काफी रुचि लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे ऐतिहासिक घटनाओं को जैसे हम लोग क्या करते हैं? फिल्म के माध्यम से क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्या होता है? माइंड में उसकी छवि बनी रहती है, किस स्टूडेंटों को, ठीक है, छात्रों को। तो फिल्म के द्वारा किसी चीज को समझा देना, वही क्या? फिल्म स्ट्रिप कहलाती है, ठीक है। फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्मों में प्रत्येक विषय निश्चित क्रम, विस्तार पूर्वक स्पष्ट ज्ञान देने वाला होता है। इसके माध्यम से दिए गए ज्ञान अधिक अस्थायी एवं प्रभावशाली होते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो, ये क्या है हमारा? मोहनजोदाड़ो का नाम सुना होगा, ऋतिक रोशन की एक मूवी है, ठीक है। इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे उसको हिस्टोरिकल मूवी है, ठीक है, हिस्ट्री पे बनी हुई है, जिसको हम लोग सीखते हैं। आगे चलते हैं। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इनके द्वारा सांख्यिकी एवं परिणात्मक छात्रों दृश्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः ग्राफ 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं। अब चलते हैं मानचित्र, यानी मन मानचित्रण, इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। मन मानचित्रण शिक्षक की एक विधि होती है, जो क्या होता है कि 1960 में टोनी बुजान ने दी थी, ठीक है। माइंड मैपिंग किसने दी थी? टोनी बुजान ने। कब दी थी? 1960 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मन मानचित्र किसी कार्य के विशेष केंद्रीय अवधारणा या विचार विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं या तर्कों को एक रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें शिक्षार्थी के मन में सरलीकृत छवि बन जाती है। संक्षेप में कहें तो मन मानचित्र चित्रण किसी विषय वस्तु का चित्रात्मक या वर्णन करना शिक्षार्थी
विभिन्न पहलुओं के बीच परस्पर संबंध सहजता से स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह रंगीन हो तो ठीक ना, जो माइंड मैपिंग होता है तो और भी रोचक हो जाता है। आजकल इनका डिजिटल रूपांतरण इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है और पाठक अपने विचारों और आपस में एवं संपादक आदान प्रदान करते हैं। ठीक ना, संपादन करना। आगे चलते हैं हम लोग। अवधारणा मानचित्र, कंसेप्ट मैपिंग जिसको बोलते हैं, यह निराकार के मन में मस्तिष्क साकार रूप देने का प्रयास करता है। ठीक ना, जैसे आप अवधारणा बना लेते हैं कि मुझे ये चीज करनी है या ये करूंगा तो वो होगा। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी अवधारणाएं होती हैं। अवधारणा मानचित्र को 1986 में मानक रूप देने का प्रयास किया गया, जो कि मुख्यतः आउसबेल की सार्थक अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत पर निर्भर करता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। आगे हमारा है, इसका मुख्य लाभ यह है कि जटिल विषय वस्तुओं को सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक प्रकार की कक्षा शिक्षण में किसी अवधारणाओं को व्यवस्थित करने एवं समझाने के लिए क्या करता है, विकसित की गई चित्रात्मक विधि है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें किसी मुख्य अवधारणा के उपागमों एवं उनके बीच संबंध अधिक्रम को चित्र के रूप में दर्शाया जाता है। मुख्य अवधारणा को शीर्ष पर एवं उप अवधारणा को नीचे क्रम में दर्शाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे सबसे पहला अवयव के रूप में चिन्हित करना है। चित्र एवं रेखा चित्र क्या होता है, ड्राइंग। चित्र एवं रेखा चित्र, इनके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और इनके द्वारा स्वास्थ्य, संस्कृति, जीवन के पद्धति संबंधित बातों को आसानी से छात्रों को बताया जा सकता है। ये कक्षा में मौखिक वर्णन पूरक होते हैं। ठीक ना, यानी चित्र द्वारा या रेखा चित्र द्वारा, पिक्चर एंड लाइन ड्राइंग के द्वारा। ठीक है, तो ये इसको ज़्यादा समझाने की होती है। पत्र पत्रिकाएं, इसको भी आप जानते हैं, न्यूज़पेपर एवं मैगजीन के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा पाठ्यक्रम के कई विषय को उदाहरण के देकर श्रेष्ठता ढंग से समझाया गया। ठीक ना, इसके माध्यम से। आगे चलते हैं, फ्लैश कार्ड्स। ठीक ना, यह सामग्री छोटी कक्षाओं में होता है। फ्लैश कार्ड का मतलब ये हो गया, जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल को क्या कर देना, फ्लैश कार्ड में दिखा देना। बी फॉर बॉय को एक फ्लैश कार्ड में, कार्ड के रूप में दिखा देना। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश कार्ड बोलते हैं। आगे चलते हैं, जिसमें कार्ड के माध्यम से शब्द चित्र को जोड़ना, मात्राएं आदि के लिए कार्ड तैयार करना। फ्लैश कार्ड्स का प्रस्तुतिकरण पोस्टर बोर्ड पर एक के बाद एक करके किया जाता है और लक्षित दर्शक के सामने प्रमुख बातों को रोचक तरीके से रखा जाता है। जैसे कार्टून के माध्यम से एक को क्या करना, एक कार्ड पे छाप देना। ठीक है, बी को छाप देना, सी को छाप देना। फ्लैश कार्ड की छोटी कक्षाओं में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। श्रव्य दृश्य साधन का मतलब हो गया, इसमें क्या होता है कि जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों, ठीक है, उसी को बोलते हैं। इसमें दृश्य इंद्रियां एवं श्रवण इंद्रियां दोनों एक साथ उपयोग की जाती हैं। जैसे वीडियो, आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपके आंखें भी हैं, आंखें भी ठीक है देख रही हैं और कान भी आपके सुन रहे हैं। जैसे टेलीविजन, चलचित्र, वीडियो जिसको बोलते हैं, नाटक इत्यादि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री लाभ में होते हैं। अब इसके लाभ क्या है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड अलग करना भूल गया। इसके लाभ क्या होते हैं, इस सामग्री द्वारा छात्र शिक्षण को अधिक स्पष्टता से क्या होती है, समझ में आती है। ठीक है, जैसे मैं वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ तो आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आ रही है। अगर मैं इसी को सिर्फ बोलता और वीडियो में नहीं समझाता तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। यह सहायक सामग्री छात्रों को अधिक ध्यान केंद्रित करती है और उनकी शिक्षण में रुचि तथा स्मरण शक्ति को क्या करती है, बढ़ाती है। श्रव्य दृश्य उपकरण छात्रों को तेजी और व्यापकता से सीखने में क्या होती है, मदद करती है। इसका बेहतर तरीके से उपयोग होने के कारण प्रशिक्षण के समय भी बचत होती है और श्रव्य दृश्य कहे गए शब्दों को अपेक्षा से अधिक क्या होती है, प्रभावशाली होती है। आगे चलते हैं, इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। यदि श्रव्य दृश्य अधिक स्पष्टीकरण के साथ न सिखाया जाए तो इसका शिक्षार्थी पर क्या होता है, विकृत पड़ता है। यानी चीज़ों को क्या अच्छे से न समझाया जा सके तो उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यह शिक्षण को केवल बड़े विचारों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इन पर एक सीमा तक ज्यादातर निर्भरता शिक्षण द्वारा दूरगामी हित में नहीं है। यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में ही विचारशील और गहन जांच की संकोच और अनिच्छा का दृष्टिकोण भी पैदा करता है। ठीक है, अब आती है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी जिसको हम क्या करते हैं, श्रव्य यानी सुनते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया, यह एक से अधिक देखते भी हैं और सुनते भी हैं। यह एक से अधिक
इसको मल्टीमीडिया बोलते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया यह एक से अधिक साधनों को संयोजन कॉम्बिनेशन है, लेकिन यह कई रूपों में शामिल है। जैसे मीडिया में ऑडियो, विषय, छवि, चित्रात्मक, वीडियो और फिल्म। जैसे आपने देखा होगा मल्टीमीडिया में आपके गैलरी आ जाती है, गैलरी में आपके वीडियो भी होते हैं और चित्र भी होते हैं, ठीक है ना, ऑडियो भी होते हैं, ठीक है। तो वो आपके मल्टीमीडिया में आ जाएंगे। मानचित्र एवं सिनेमा, वीडियो एवं सिनेमा, चलचित्र अथवा सिनेमा वर्तमान समय में शिक्षण का सबसे सस्ता, सुलभ और साधन है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट हम लोग क्लास बहुत जल्द करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज़ और, ये पूरी क्लास आप लोगों की चलने वाली है जून तक, और प्रयास यही रहेगा कि जून तक पेपर फर्स्ट क्लियर किया जा सके। और जिनको एजुकेशन पढ़ना है, सेकेंड जो पेपर है आपका, तो कोई ना कोई आपने लिया होगा, तो मैं एजुकेशन की क्लास बहुत जल्द लेने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ही 1-2 यूनिट मैं इसको ख़त्म करूँगा, फिर एजुकेशन की क्लास लूँगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हमें स्कोर करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेपर 1 कॉमन होता है एजुकेशन में, पेपर 2 पढ़ाने वाला हूँ, आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और आप वॉच करते रहिए और सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ें ना समझ में आ रही हों, ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक छात्र ही हूँ कह सके तो, ठीक है। तो आप जो ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उनको ज़रूर आप, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम लोग। जय हिंद दोबारा से।